हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। एंड मैं आपको बता दूं, ये हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक में। जेनेटिक की हमारी यूनिट 2, जिसका आपका टॉपिक है इनफर्टिलिटी। सो दैट कि जिस तरीके से ये जेनेटिक में है ना, हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और आप बाकी जो डिटेल्स हैं, वैसे तो मैं इसको बहुत अच्छे से जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करूँगी, बट फर्दर जेनेटिक के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अगर आपके ये जो इनफर्टिलिटी टॉपिक है वो आपके AHN में भी है, तो वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट ये वो वाली सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड होगी, जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि जेनेटिक में इतना डिटेल में हमें नहीं लिखना होता है। सो जेनेटिक के पर्पज़ से ये इनफर्टिलिटी टॉपिक है, यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। एंड एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आए तो आप बता सकते हैं उस वीडियो को या उस टॉपिक को। अगर ज़्यादा लोगों का रिस्पांस हुआ तो फिर वापस बना देंगे, क्योंकि मेन मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए टॉपिक। चलो बकवास को साइड में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूनिट है सेकंड, उसका टॉपिक इनफर्टिलिटी। सबसे पहले इनफर्टिलिटी से हम क्या समझते हैं? इनफर्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं, बांझ बोलते हैं आई थिंक। मेरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, ऊपर नीचे हो जाता है, इसको बांझ बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारी सोसाइटी में क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी हम किसको बोलते हैं? जब कोई कपल या जब कोई व्यक्ति जो है वो क्या जिसके बच्चे नहीं हो सकते, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसे कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो सकते, वो हम क्या बोलते हैं? इनको क्या है? इनफर्टिलिटी है। अब मेडिकल टर्म में जाने तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई कपल है, ये मैं पहली बार बाल बना रही हूँ, ये अगर कोई कपल है, अगर वो 1 ईयर या फिर मोर देन 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो और अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या फिर सिंपली बोलूँ तो इंटरकोर्स करते हैं, और उसके बाद में भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, कंसीव नहीं होता है, तो उसको हम क्या कंसिडर कर देंगे? इनफर्टिलिटी कंसिडर कर देंगे। अगर ये प्रोसेस जो है वो न्यूली मैरिड कपल्स में हो रही है, मतलब उनका फर्स्ट बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये होगी प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और अगर ये जो है वो अगर एक ऑलरेडी पहले से ही बच्चे हैं और उसके बाद में बच्चा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन भी बता दी और इनफर्टिलिटी के टाइप्स भी बता दिए। सो इनफर्टिलिटी ये होती हैं कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, कब तक? मोर देन 1 ईयर। एंड टाइप्स क्या होते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ओके। सो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। जो राम, चलो एक मिनट, एग्जाम्पल ऐसे नहीं देंगे। A एंड B हमारे पास दो हैं, ठीक है। दो फ्रेंड्स हैं A एंड B। B के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और A के कितने बच्चे हैं? A की अभी अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है। अब A की शादी को हुए हुए कितना साल हो गए? 2 साल हो गए। अब ये क्या है? A क्या बोल रहा है कि उसको क्या उन कपल्स को कंसीव करने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। अब B जो है वो बोल रहा है कि उन्हें भी 4th चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये दोनों फ्रेंड्स आपस में ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसको है?
एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुन लो। 2 फ्रेंड्स है ए एंड बी। बी के 3 बच्चे हैं। ए की जो है वो 2 साल पहले ही शादी हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई भी बच्चा नहीं है। ए एंड बी दोनों को बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी किस में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी हमें नहीं पता। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, और आप जो आंसर देंगे इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। इंसिडेंस रेट देखें तो इंडिया में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 10 to 15% ऑफ कपल्स हैव इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी। मतलब अब ऐसा माना जाता था पहले ज़माने में कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो इसका मेन कॉज फीमेल है, बट अब तो ऐसा हो गया है ना कि वो बोलते हैं ना, हमारे छोरे छोरियों से कम है कि, तो वही सेम सीन है कि दोनों का इक्वल रेशियो रहता है। फीमेल जितनी रिस्पॉन्सिबल है उतने ही मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज देखो, मेल इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूट 40 to 50% ऑफ केसेस ड्यू टू लो स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी। अब लो स्पर्म काउंट का क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आजकल ना जैसे कि जो एनवायरनमेंट है, या फिर जब मेल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सेसिव हॉट एनवायरनमेंट में अगर उनके टेस्टिस जो है वो एक्सपोज होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उनका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। लाइक इसमें बेस्ट एग्जांपल वो होता है कि लैपटॉप को गोदी में रख के बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करना, या फिर लॉन्ग टाइम तक सिटिंग टाइम्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों की वजह से ये सारी कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एंड फीमेल इनफर्टिलिटी जो है उसका रीज़न क्या है? PCOS एंड PCODs। अब ये PCOS एंड PCODs जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि हार्मोनल चेंजेस होना, हार्मोनल चेंजेस डिसऑर्डर है ये ऑब्वियसली। इसका रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल। सो अब यहाँ पे अब देखो, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों ही 40 to 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर उनके रीज़न क्या है? दोनों के ही रीज़न कहीं ना कहीं आज की जो लाइफस्टाइल है वो है, ठीक है। मेल्स में वही लॉन्ग टाइम तक सिटिंग्स वगैरह, एंड फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, या फिर डाइट का ध्यान नहीं रखना, ये सारी चीज़ें जो है इसके कॉजेज़ होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से मेल फैक्टर्स, वैसे मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ ना, समझा चुकी हूँ, फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो मेल फैक्टर्स में क्या क्या है? लाइक डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? स्पर्म्स जो है वो बन नहीं रहे हैं। फेलियर, और स्पर्म्स क्यों नहीं बनेंगे? टेस्टिस का या तो कोई हार्मोनल कंडीशन हो सकती है, या फिर मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है कि एक्सेसिव हॉट एनवायरनमेंट से क्या हो रहा है, या फिर हॉट एनवायरनमेंट से क्या हो रहा है? एक्सपोजर हो रहा है टेस्टिस का। फिर क्या होता है? फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म इन वेजाइना। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एरर्स इन द स्पर्म्स। लाइक स्पर्म्स जो हैं, आप पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि जो स्पर्म्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसमें से 40% स्पर्म्स होते हैं ना, उन्हीं का साइज़, और जो 40% स्पर्म्स होते हैं वो ही आई थिंक एक्टिवेटेड होते हैं। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन जितना मेरे को पता है 40%, मतलब जितना बोला जाता है ना कि स्पर्म्स जो है वो इनकी क्वालिटी क्वांटिटी इतनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा हो जाती हैं, और उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, या फिर ये क्या लिखा है मैंने, हाइपोस्पैडियासिस। हाइपोस्पैडियाज क्या होता है? ये आपकी MHN की एक डिजीज़ कंडीशन है,
जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो आपके हाइपोस्पाडियस में क्या होता है कि जो पेनिस है उसमें नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ होती है, ये भगवान, ये जो नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग है वो कहाँ होती है, यहाँ पे टिप पे होती है, ठीक है। बट इन हाइपोस्पैडियस में क्या होगी, ये ओपनिंग कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, और कभी कभी यहाँ पे भी हो जाती है, स्क्रोटम वगैरह में भी हो सकती है, ठीक है। तो हाइपोस्पैडियस में क्या होता है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो टिप पे ना होके कहीं और हो रही है। तो जब वो टिप पे नहीं होगी तो वहाँ पे जो स्पर्म्स जो है वेजाइना में डिपॉजिट होने में फेलियर हो सकता है या फिर प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद में फीमेल फैक्टर्स में क्या हो सकता है, ओवुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। एन ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है, स्ट्रेस हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़, फैलोपियन ट्यूब डैमेज लाइक जेनेटिक कंडीशंस की वजह से, फिब्रॉइड्स एंड एनी प्रिवेंशन इन्फेक्शन। अदर कॉजेज आर एडवांस मैटरनल एज। हाँ, एडवांस मैटरनल एज की वजह से भी क्या हो सकता है, हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर आपको नहीं पता एडवांस मैटरनल एज क्या होती है तो हमारा वीडियो इस पे बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। सो उसके बाद में पुअर डाइट, ओवरवेट एंड अंडरवेट, ये फीमेल्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है वेट मेंटेन करना। अगर ओवरवेट हुआ तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, और अगर अंडरवेट हुआ तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये आपके कॉजेज़ होते हैं। फिर इसके बाद में व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, मतलब क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक मेल्स के अंदर ये हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस देखने को मिले, पेनफुल जो है वो इजैकुएशन देखने को मिले, या फिर जो लिबिडो है वो डिक्रीज़ हो जाए, या फिर जो फेशियल हेयर्स या बॉडी हेयर्स है वो डिक्रीज़ हो जाए, स्पर्म काउंट्स कम होना, गायनेकोमैस्टिया हो जाएगा, या फिर जो मेल्स में ये जो एक है ना, ये इनएबिलिटी टू स्मेल, आई डोंट नो बट इनएबिलिटी टू स्मेल, ये वाली चीज़ भी मेल्स में देखने को मिलती है इनफर्टिलिटी का साइन एंड सिम्टम्स में। फिर फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो सकता है, एंड या फिर ये हो सकता है एबनॉर्मल फेशियल हेयर्स एंड डार्क पेल मेंस्ट्रुअल ब्लड। ये सारी कंडीशंस जो है वो हमें फीमेल्स में भी देखने को मिल सकती है। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीमन एनालिसिस एंड सीरम LH एंड FSH जो टेस्टिंग्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका ये इनफर्टिलिटी ख़त्म होता है, एंड जेनेटिक के अंदर इनफर्टिलिटी का इतना नहीं पूछते हैं, डेफिनेशन या फिर मोस्टली कॉजेज़ पूछ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये टॉपिक जो है वो कवर किया है। सो अब हम जो आगे पढ़ेंगे, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, तो आप देख नहीं पाओगे एक वीडियो में, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।